संजना अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर रखते हुए सिसकती जा रही थी और उसने गौरी गुप्ता की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। करीब 1 मिनट के बाद गौरी गुप्ता ने दोबारा से संजना के कंधे को थपथपाया और उसे उसके कंधों से पकड़ते हुए स्टीयरिंग व्हील से अलग करते हुए पीछे सीट की तरफ धकेला और वो जो टिश्यू जो गौरी गुप्ता के हाथों में थे उससे उसका चेहरा पोंछते हुए बोली, ठीक है, अब ज्यादा रो मत। रोने से तुम्हारी कोई भी समस्या का हल नहीं निकलने वाला है, धीरज रखो। संजना ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए गौरी गुप्ता के हाथों से वो टिश्यू लिए और अपने चेहरे को पोंछने लगी थी। गौरी गुप्ता ने पानी की बोतल उठाते हुए संजना को थमा दी थी। संजना ने अपने कांपते हुए हाथों से उस बोतल के ढक्कन को खोला और 2 घूंट पीने के बाद उसके मुंह से एक अजीब आवाज में शब्द बाहर आया, शुक्रिया। गौरी गुप्ता के मुंह से उसके बाद कोई भी शब्द नहीं निकले थे। वो चुपचाप संजना के पास बैठी रही और उसे देखी जा रही थी। चूंकि संजना और गौरी गुप्ता कई सालों से एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए संजना जानती थी कि गौरी गुप्ता उसके बोलने की प्रतीक्षा कर रही है। आधी बोतल को खत्म करने के बाद जब संजना थोड़ा शांत हुई तो संजना ने गौरी गुप्ता को उसके और गर्वित के बीच हुए सारा वर्णन बता दिया था। जैसे ही संजना ने अपनी कहानी खत्म की, उसकी आवाज में मजबूरी की भावना साफ साफ झलक रही थी। गौरी, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? गर्वित को तो अब मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। वो शादी का सर्टिफिकेट भी नकली है। गौरी गुप्ता खिड़की से बाहर झांक रही थी और उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकले थे। गौरी गुप्ता की खामोशी ने संजना को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था और उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। उसने मुझे छोटे राजमहल से बाहर निकाल दिया। अब वो मेरी हमशक्ल को जाकर ढूंढेगा। अगर वो उसे मिल गई तो बस खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, गौरी गुप्ता जो अभी तक एकदम शांत बैठी थी, अचानक से अपनी नजरों को खिड़की से हटाते हुए संजना की तरफ देखकर बोली, जो खुद एक गहरे सदमे में थी लेकिन गौरी गुप्ता के शब्दों को अच्छे से समझ गई थी। गर्वित उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने पहले ही सारी योजना बना ली थी। जिस दिन उसने तुम्हारे हमशक्ल और विकल्प की भूमिका निभाने वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, मैंने उसी दिन सुनिश्चित कर लिया था कि जब भी यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो तुम्हारे और उसके बीच के सारे संबंध भी उसी दिन खत्म हो जाएंगे। भले ही गर्वित के कितने भी कॉन्टैक्ट्स क्यों ना हो, लेकिन वो उस तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक तुम या मैं उसे आगे से उस हमशक्ल की जानकारी नहीं देते। कोई तीसरा इंसान ऐसा नहीं है जो जानता हो कि वो गरीब लड़की कहां है और कौन है। गौरी गुप्ता ने संजना के सामने अपने विचार रख दिए थे। तुमने शुरू से ही योजना बना ली थी? संजना ने गौरी गुप्ता से पूछा, जो अच्छे से गौरी गुप्ता की काबिलियत को जानती थी, लेकिन उसने गौरी गुप्ता की दूरदर्शिता और क्षमताओं को कम करके आंका था। हाँ, तुम उदास मत हो। वो गरीब लड़की जा चुकी है। हमारी बातें और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद वो कभी भी गर्वित को देखने नहीं आएगी और गर्वित उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। इसलिए वो दोनों जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे। गर्वित के बारे में सिर्फ एक ही बात अलग है कि वो हमशक्ल लड़की उसके दिल में है। ये कहने के बाद गौरी गुप्ता ने अपना हाथ उठाते हुए संजना के कंधे पर हिलाया और उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए बोली, क्या गर्वित के दादाजी अभी भी तुम्हारे पक्ष में है? जब तक तुम उस बुड्ढे को अपने वश में रखोगी ना, जितना उस बुड्ढे की लाडली बनोगी, तुम्हारे पास गर्वित के साथ कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा। गौरी गुप्ता के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद संजना को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था। गौरी, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। तो फिर ज्यादा सोचना बंद करो और अभी तो इन सब चीजों के बारे में सोचो ही मत। मेरे साथ मेरे घर चलो, शॉवर लो और थोड़ा आराम करो। भूलना मत, कल तुम्हें बड़े राजमहल जाना है और उस बुड्ढे के साथ खाना खाना है और परसों तुम्हें नाटक वाले स्टाफ के साथ रिहर्सल भी करना है। ओह हाँ, ये कहते हुए संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी। गौरी गुप्ता ने अपनी कार की तरफ इशारा किया जो ज्यादा दूर नहीं थी और कहा, चलो तो फिर मैं चलती हूं। अपना सर हाँ में हिलाते हुए संजना ने ठीक है कह दिया था। जैसे ही गौरी गुप्ता ने कार का दरवाजा खोला और उतरने लगी, तभी संजना ने उसे रुकने को कहा। गौरी गुप्ता ने पीछे मुड़कर देखा तो संजना के चेहरे का मेकअप उसके रोने की वजह से पूरी तरह से खराब हो गया था। गौरी गुप्ता संजना के चेहरे को ही देखे जा रही थी कि तभी संजना के मुंह से गंभीर आवाज में कुछ शब्द बाहर निकले। शुक्रिया गौरी,
अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। गौरी गुप्ता ने एक मुस्कान के साथ संजना से कहा, यह कुछ भी नहीं है संजना। उसके बाद गौरी गुप्ता संजना की कार से निकलकर अपनी कार में जाकर बैठ गई थी। जब संजना की कार स्टार्ट होकर गौरी गुप्ता की कार से थोड़ा आगे पहुंच गई, तब गौरी गुप्ता भी संजना की कार के पीछे पीछे निकल पड़ी थी। ये तो कुछ भी नहीं है। अपने मन में ये बात दोहराते हुए गौरी गुप्ता ने अपने आप से कहा, मेरा उसकी मदद करने का सिर्फ एक ही कारण है, संजना का करियर। अभी पताल लोक नहीं पहुंचा है, अभी भी थोड़ी उम्मीद की किरण बाकी है। अगर मुझे संजना के भविष्य में कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती तो मैं बिना मतलब की अपनी ऊर्जा उस पर खर्च नहीं करती। दूसरी तरफ गर्वित कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था और गर्वित को कोई आइडिया नहीं था कि उसने कितने कॉल्स कर दिए थे, लेकिन सभी से उसको एक ही जवाब मिल रहा था। किसी के पास भी गर्वित की परेशान करने वाली औरत की कोई जानकारी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? जब भी कोई जोर से चिल्लाता है तो उसकी आवाज गूंजती है। आसमान में हवाई जहाज भी अपने होने का सबूत छोड़ता है, तो यहां तो मेरी परेशान करने वाली औरत है, एक जिंदा इंसान जो संजना की हमशक्ल थी। वो ऐसे कैसे बिना किसी सबूत के गायब हो सकती है? जरूर संजना ने कुछ तो किया है जिससे सच्चाई मुझ तक कभी पहुंच न पाए। ये सोचते हुए गर्वित को भी एहसास था कि उसके शरीर का तापमान और भी ज्यादा बढ़ने लगा था और गर्वित काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। थोड़ी देर सोफे पर लेटने के बाद जब गर्वित को वापस से उसकी परेशान करने वाली औरत के ढूंढने का ख्याल आया तो गर्वित तुरंत ही सोफे से उठ खड़ा हुआ और कार की चाबी लेते हुए सीधा नीचे के लिए रवाना हो गया था। मुझे उसे ढूंढना ही होगा, भले ही मुझे कोई अंदाजा नहीं कि वो कहाँ है, कहाँ मिलेगी, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे उससे बहुत कुछ कहना है, बहुत सारी बातें करनी है। वो इस तरह से मेरी दुनिया से गायब नहीं हो सकती। अभी गर्वित ने सीढ़ियां उतरना शुरू ही किया था कि उसे खिड़की से एक तेज रोशनी की चमक दिखाई दी और उसके बाद आसमान से दहाड़ते हुए एक जोरदार आवाज बाहर निकली जिसने गर्वित को थर्रा के रख दिया था। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन गर्वित रुका नहीं था। उसके कदम सीढ़ियों से नीचे बढ़ते हुए दरवाजे की तरफ पहुंच गए थे। नौकर गोपाल जो सो चुका था वो उस बिजली की तेज आवाज के साथ उठ चुका था और बैठक कक्ष में आकर सारी खिड़की चेक कर रहा था कि कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं है। तभी उसने गर्वित को हल्का नीचे झुकते हुए बैठक कक्ष के दरवाजे के बाहर शू रैक के पास अपने जूते पहनते हुए देखा। अपनी नींद भरी आंखों को दोनों हाथों से रगड़ते हुए जब नौकर गोपाल को फिर से गर्वित दिखाई दिया तो आश्चर्य में चिल्लाते हुए नौकर गोपाल के मुंह से दो शब्द बाहर निकल आए थे, गर्वित साहब। गर्वित ने अपना सर ऊपर उठाते हुए नौकर गोपाल की तरफ देखा, लेकिन गर्वित की तरफ से नौकर गोपाल को ना तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई प्रतिक्रिया। अपने जूते पहनने के बाद गर्वित बैठक कक्ष के छोटे पोर्ट से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जैसे ही गर्वित ने अपने कदम बढ़ाए वैसे ही उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। ये देखकर नौकर गोपाल चौंक गया था और तुरंत ही सहारा देने के लिए गर्वित की तरफ भागा। सहारा देने के बाद नौकर गोपाल को गर्वित के लाल पड़े चेहरे को देखने के बाद कुछ तो अजीब एहसास हुआ था। गर्वित के माथे पर पसीना था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे गर्वित को बुखार भी है। गर्वित की स्थिति देखकर नौकर गोपाल सकपका सा गया था और तुरंत ही अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसने गर्वित के माथे को छुआ। बस नौकर गोपाल ने जैसा सोचा था वैसा ही था। गर्वित का बुखार अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। गर्वित साहब, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप इस हालत में बाहर कैसे जा सकते हैं? गर्वित को सहारा देते हुए नौकर गोपाल ने कहा। नौकर गोपाल का इरादा गर्वित को अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाने का था, लेकिन गर्वित ने अपने शरीर को थोड़ी बहुत ताकत का इस्तेमाल करते हुए नौकर गोपाल को अपने आप से दूर किया और बिना छाते के सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा था। बारिश अपने पूरे विकराल रूप से जोधपुर को भिगो रही थी। ठंडी हवाओं ने जोर पकड़ रखा था, लेकिन गर्वित भाई साहब को अपनी कहां चिंता थी। वो तो बस अंधाधुन होकर नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। नौकर गोपाल ने तुरंत बैठक कक्ष में जाकर एक छाता उठाया और गर्वित के पीछे भागने लगा था, लेकिन जब नौकर गोपाल छाता लेकर नीचे पहुंचा तब तक गर्वित अपनी कार में बैठ चुका था, कार को स्टार्ट भी कर चुका था और पार्किंग लॉट से धीमे धीमे निकल रहा था। गर्वित साहब, चिल्लाते हुए नौकर गोपाल छाते के साथ कार की तरफ भागा, लेकिन आपको तो पता ही है
नजरअंदाज करने में गर्वित को महारत हासिल थी और गर्वित ने वही किया। नौकर गोपाल को नजरअंदाज किया और कार की स्पीड को बढ़ाते हुए छोटे राजमहल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया था। आसमान में एक और बिजली ने क्रोधित होते हुए अपनी पुकार लगाई थी और तब तक गर्वित की कार छोटे राजमहल को पार कर चुकी थी। बिजली की आवाज और उसकी रोशनी नौकर गोपाल के सर के ठीक ऊपर हुई थी, जिसने नौकर गोपाल को डर के मारे छोटे राजमहल के अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। छाते को बंद करने के बाद नौकर गोपाल को एहसास हुआ कि उसके पूरे कपड़े भीग गए थे। अभी नौकर गोपाल भले ही छत के नीचे था, लेकिन जब उसने अपनी गर्दन घुमाते हुए रात को देखा तो धुंध के चादर में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी के लिए भी इस मौसम में कार चलाना बहुत खतरनाक था और गर्वित को तो बुखार था, ऊपर से शरीर में ताकत भी नहीं थी। लड़खड़ाते हुए चल रहा था वो। और नौकर गोपाल को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि गर्वित बहुत तेज रफ्तार के साथ कार चलाते हुए निकला था। क्या होगा अगर गर्वित साहब को कुछ हो गया तो? नौकर गोपाल जितना सोच रहा था उतनी ही चिंता उसके दिमाग में खाए जा रही थी। तुरंत ही बैठक कक्ष में घुसते हुए बिना अपने गीले कपड़े बदले नौकर गोपाल ने लैंडलाइन फोन उठाया और गर्वित के नंबर पर कॉल लगा दिया था। फोन की घंटियां बजती जा रही थी, लेकिन सामने से गर्वित कॉल नहीं उठा रहा था। नौकर गोपाल ने कॉल कट किया और वापस से कॉल किया और ना जाने नौकर गोपाल ने कितनी बार कॉल किया, लेकिन गर्वित ने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया था। जब नौकर गोपाल को एहसास हो गया कि गर्वित कॉल नहीं उठाएगा, तब नौकर गोपाल ने भी कॉल करना बंद कर दिया था। अचानक एक बार और तेज बिजली की कड़कड़ाहट हुई, जिसने बैठक कक्ष के खिड़की और दरवाजे को भी हिला के रख दिया था। बारिश अब पहले से भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी और बस हर तरफ से पानी की ही आवाज सुनाई दे रही थी। मौसम के इस तरह से बिगड़ते हालात को देखकर नौकर गोपाल चिंता और सदमे में जा चुका था। नौकर गोपाल ने एक बार फिर गर्वित को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन गर्वित ने इस बार भी कॉल नहीं उठाया था। नौकर गोपाल बड़े राजमहल कॉल करने वाला था और जैसे ही उसने बड़े राजमहल के नंबर के 2 अंक डाले, वैसे ही नौकर गोपाल रुक गया और उसने फोन नीचे रख दिया था। गर्वित साहब के दादाजी काफी बूढ़े हैं और गर्वित साहब उन्हें परेशान करना नहीं चाहेंगे। अगर मैंने उन्हें कॉल किया और ये सब बताया तो वो पूरी रात सो नहीं पाएंगे और बाद में गर्वित साहब मुझ पर गुस्सा होंगे। ना, ये सोचने के बाद नौकर गोपाल का बड़े राजमहल कॉल करने का आइडिया पूरी तरह से समाप्त हो गया था। लेकिन नौकर गोपाल ने वापस से फोन उठाया और इस बार सूरज को कॉल लगा दिया था। अभी फोन की 2 ही घंटी बजी थी कि सामने से सूरज ने फोन उठा लिया था और उसकी विनम्र आवाज बाहर आई। हेलो सूरज साहब, मैं बोल रहा हूं गोपाल, छोटे राजमहल से। मुझे माफ करना, मैंने आपको इतना लेट कॉल किया। जैसे ही सूरज ने नौकर गोपाल का नाम सुना, वैसे ही सूरज के कान पूरे खड़े हो गए थे और उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। इसलिए तुरंत ही सूरज ने नौकर से पूछा, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? गर्वित साहब बहुत तेज रफ्तार के साथ कार चलाते हुए छोटे राजमहल से निकले हैं। उन्हें तेज बुखार भी है और कमजोरी की वजह से ठीक से वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। उनके शरीर के घाव भी अभी तक भरे नहीं है और वो इस मौसम में इस हाल में बाहर चले गए हैं। मुझे ना उनकी बहुत चिंता हो रही है। वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि बड़े राजमहल कॉल करूं, लेकिन दादाजी को भी चिंता हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको। क्या होगा आगे? क्या नौकर गोपाल के कहने से सूरज गर्वित को कॉल करेगा और उसे ढूंढने जाएगा? क्या सूरज को गर्वित मिल जाएगा? क्या इस मौसम में गर्वित के साथ कोई अनहोनी होगी? क्या गर्वित सूरज से उसकी परेशान करने वाली औरत की जानकारी साझा करेगा? क्या गर्वित और सूरज मिलकर आशना तक पहुंच पाएंगे? क्या गौरी गुप्ता का प्लान इस बार भी असफल होगा? सुनते रहिए, ये प्यार नहीं आसान